ढल रही है। सूरज की किरणें घने पेड़ों की टहनियों को चीरकर जमीन तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। आर्यन, दीनू काका और गुलशन कुल्हाड़ी कंधे पर रखे जंगल के उस हिस्से में खड़े हैं जहां आमतौर पर कोई नहीं आता। चारों तरफ अजीब सी खामोशी है। काका, मुझे लगता है आज हम बहुत दूर निकल आए हैं। यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी ठंडक है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। भाई आर्यन, तू क्यों डरा रहा है? वैसे यहाँ सन्नाटा इतना है कि मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। काका, चलिए ना वापस। जितनी लकड़ी मिली है उतनी बहुत है। नहीं गुलशन, उतनी लकड़ी से पेट नहीं भरेगा। बाजार में सूखी लकड़ी का भाव अच्छा मिलता है और यहाँ गांव के पास तो सिर्फ गीली टहनियां बची है। आर्यन ठीक कह रहा है, हम काफी अंदर आ गए हैं, पर देखो यहाँ एक भी पेड़ सूखा नहीं दिख रहा, सब हरा भरा है। यही तो अजीब बात है काका, इतना घना जंगल पर एक भी सूखी टहनी जमीन पर नहीं गिरी। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ झाड़ू लगा दी हो। आर्यन, वो देख, उस सामने वाली पहाड़ी की ढलान पर वहां कुछ सफेद सफेद सा चमक रहा है। क्या वो सूखे पेड़ हैं? हाँ, वो पुराने देवदार के पेड़ लग रहे हैं। लगता है बरसों से वहां कोई नहीं गया। अगर हम वहां पहुंच गए तो समझो हफ्ते भर की कमाई एक दिन में हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की? चलिए काका, हाथ चलाते हैं। सूरज डूबने में अभी वक्त है। तीनों उस ढलान पर पहुंचते हैं। वहां वाकई बहुत सारे सूखे पेड़ गिरे पड़े थे। सब जोश में लकड़ी काटने लगते हैं। कुल्हाड़ी की ठक ठक की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही है। पर जैसे जैसे वक्त बीतता है, आसमान का रंग बदलने लगता है। बस करो लड़कों, बहुत हो गया। देखो, शाम होने को आई है। सूरज की लाली अब काले बादलों में छिप रही है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं। हाँ आर्यन, चल भाई, काका ठीक कह रहे हैं। तुझे पता है ना इस जंगल के बारे में लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि रात को यहाँ की हवा जहरीली हो जाती है। तुम लोग जाओ काका, मेरा अभी एक गट्ठा पूरा नहीं हुआ है। माँ की दवा के पैसे कम पड़ रहे हैं। मैं बस आधा घंटा और रुकूंगा और फिर दौड़कर गांव पहुंच जाऊंगा। बेटा जिद मत कर, अंधेरे में रास्ता भटक गया तो क्या होगा? और वैसे भी तू अभी जवान है, तुझे नहीं पता कि रात के वक्त ये जंगल कैसा रूप बदलता है। काका, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। आप गुलशन को लेकर निकलिए, ये डर के मारे रास्ते में ही गिर जाएगा। मैं अपनी कुल्हाड़ी और मशाल के साथ सुरक्षित हूँ। देख भाई, मैं तो जा रहा हूँ। काका चलिए। आर्यन, तू संभल के आना। काका और गुलशन भारी मन से निकल जाते हैं। अब आर्यन अकेला है। सन्नाटा और गहरा हो गया है। तभी अचानक झाड़ियों में एक सरसराहट होती है। आर्यन अपनी कुल्हाड़ी कसकर पकड़ लेता है। अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका है। आर्यन अपनी मशाल जलाता है। तभी उसे मशाल की रोशनी में एक साया दिखता है। वो एक बहुत ही सुंदर लड़की है जिसने रेशमी कपड़े पहने हैं और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। ये तारा है। कौन है वहां? सामने आओ। डरो मत लकड़हारे, मैं कोई शिकारी नहीं हूँ और ना ही कोई जंगली जानवर। तुम इस वक्त इस खौफनाक जगह पर क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यहाँ रात को कोई इंसान कदम नहीं रखता? तुम रास्ता भटक गई हो क्या? मैं यहाँ भटकती नहीं हूँ, मैं यही रहती हूँ। मेरा नाम तारा है। और तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या धन की इतनी भूख है कि अपनी जान जोखिम में डाल दी? ये भूख नहीं, मजबूरी है तारा। मेरी माँ बीमार है और गांव में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं। मैं लकड़ियां बेचकर उनकी मदद करना चाहता था, पर आज काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हारी बातें उन इंसानों जैसी नहीं है जिन्हें मैंने अब तक देखा है। तुम खुद की परवाह किए बिना दूसरों के लिए यहाँ रुके हो। पर तुम्हें पता है, जिस जगह तुम खड़े हो वहां रात को मौत पहरा देती है। मौत? मैं मेहनत करने वाला इंसान हूं तारा, भूत प्रेत और कहानियों पर यकीन नहीं करता। पर तुम यहाँ अकेली कैसे रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? वहां उस पुरानी गुफा के पीछे मेरा ठिकाना है। मेरे पिता भी लकड़हारे थे, पर अब मैं अकेली ही अपना रास्ता बनाती हूँ। सुनो आर्यन, तुम एक भले इंसान लगते हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा सकती हूँ जहाँ तुम्हें लकड़ी काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ बरसों पुराना खजाना दबा है। खजाना?
तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर वहां खजाना है तो तुम उसे खुद क्यों नहीं लेती और मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि हमें उस धन की जरूरत नहीं, और शायद क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। पर एक शर्त है, तुम्हें कल शाम फिर यहीं आना होगा जब सूरज ढल रहा हो। क्या तुम आओगे? मैं जरूर आऊंगा तारा, पर मुझे खजाना नहीं चाहिए। मुझे बस ये जानना है कि तुम कौन हो और इस जंगल का रहस्य क्या है। कल शाम तक का इंतजार करो आर्यन, और याद रखना, मशाल बुझने से पहले घर पहुंच जाना। तारा अंधेरे में गायब हो जाती है। आर्यन वहीं खड़ा रह जाता है। उसके मन में हजारों सवाल हैं और दिल में एक अजीब सी हलचल। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और गांव की ओर तेज कदमों से बढ़ने लगता है, ये सोचकर कि कल की शाम उसकी जिंदगी बदल देगी। आर्यन रात के घने अंधेरे में घर पहुंचता है। उसकी माँ सुमित्रा खांसते हुए दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही हैं। घर की हालत खस्ता है, दीवारें दरक रही हैं और चूल्हा ठंडा पड़ा है। आ गया मेरा बेटा आर्यन, इतनी देर क्यों कर दी? दीनू काका और गुलशन तो कब के लौट आए। उन्होंने कहा कि तू जिद करके वहीं रुक गया। तुझे पता है मेरा दिल कितनी जोर से धड़क रहा था। माँ, आप बाहर क्यों बैठी थी? देखिए आपको कितना तेज बुखार है। मैं बस थोड़ा और काम करना चाहता था। गांव के वैद्य जी की दवा के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। बेटा, ये सूखी लकड़ियां और ये चंद पैसे मेरी जान से बढ़कर नहीं है। तू सही सलामत घर आ गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। पर तू इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? तेरी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे तूने जंगल में कुछ ऐसा देख लिया हो जो पहले कभी नहीं देखा। कुछ नहीं माँ, बस एक लड़की मिली थी, उसका नाम तारा है। उसने मेरी मदद की, वो बहुत भली है। लड़की? इस डरावने जंगल में? बेटा, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। संभल कर रहना, कहीं कोई छल कपट ना हो। नहीं माँ, वो छल नहीं कर सकती। उसकी आंखों में एक सच्चाई है। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी गरीबी दूर कर देगी। कल शाम मुझे उससे फिर मिलना है। अगली शाम होते ही आर्यन जंगल की उसी जगह पहुंचता है। तारा वहां एक पुराने पत्थर पर बैठी उसका इंतजार कर रही है। तुम आए? मुझे लगा शायद तुम डर गए होगे। डरता तो मैं आज तक नहीं था तारा, पर कल रात तुम्हारी बातों ने मुझे सोने नहीं दिया। तुम कौन हो और वो खजाना कहाँ है जिसकी तुम बात कर रही थी? मेरे पीछे आओ। रास्ता थोड़ा संकरा है, पर मंजिल बहुत कीमती है। तारा आर्यन को एक ऐसी गुफा की ओर ले जाती है जिसके मुहाने पर बेलें और कांटेदार झाड़ियां उगी हैं। अंदर कदम रखते ही मशाल की रोशनी में दीवारें चमकने लगती हैं। गुफा के एक कोने में मिट्टी के घड़े रखे हैं जो सोने के सिक्कों और गहनों से लबालब भरे हैं। हे भगवान, ये सब सच है? मैंने सोचा था ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं। तारा, ये धन किसका है और तुम मुझे ये सब क्यों दे रही हो? ये धन उन राजाओं का है जो सदियों पहले यहाँ से गुजरे थे। ये जमीन का है और अब तुम्हारा है। आर्यन, तुम एक नेक इंसान हो। तुमने अपनी माँ के लिए और गांव के गरीबों के लिए खुद को जोखिम में डाला। ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। तारा, मैं इसे अपनी माँ के इलाज के लिए रखूंगा, पर मैं इसे मुफ्त में नहीं लूंगा। इसके बदले मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ? मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं बरसों से इस जंगल में अकेली हूँ। क्या तुम मुझसे रोज मिलने आओगे? क्या तुम मुझे अपना मित्र मानोगे? मित्र? तारा, तुम मेरी रक्षक हो। आज से मेरा हर दिन और हर शाम तुम्हारी दोस्ती के नाम है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आर्यन अब अमीर हो गया है। उसने अपनी माँ का इलाज शहर के बड़े डॉक्टर से करवाया। उसने गांव के गरीबों को अनाज और दीनू काका को नया कारोबार शुरू करने के लिए पैसे दिए। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। बेटा आर्यन, मैं बहुत खुश हूँ कि तेरे दिन फिर गए। सुमित्रा भी अब स्वस्थ लग रही है। पर एक बात बता, इतना पैसा अचानक कहाँ से आया? कहीं तूने कोई खजाना तो नहीं ढूंढ लिया? काका, बस समझिए कि जंगल की एक देवी मुझ पर मेहरबान हो गई। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। देख बेटा, उस जंगल के बारे में कई कहानियां मशहूर हैं। वहां नाग कन्याओं का वास है। कहते हैं वो इंसानों को धन का लालच देकर फंसा लेती हैं।
तू संभल कर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये सोना तुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल दे। काका, आप फालतू की चिंता कर रहे हैं। तारा कोई नाग कन्या नहीं है, वो एक साधारण लड़की है जो अकेले रहती है। और रही बात मुसीबत की, तो गरीबी से बड़ी मुसीबत और क्या होगी। शाम ढल रही है। आर्यन फिर से जंगल में तारा के पास पहुंचा है। आज चांदनी धीरे धीरे आसमान में अपनी जगह बना रही है। दोनों एक नदी के किनारे बैठे हैं। तारा, माँ कहती है कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वो चाहती है कि मैं अपनी पसंद की लड़की को घर ले आऊं। शादी? क्या तुमने किसी को पसंद किया है? हाँ तारा, वो मेरे ठीक सामने बैठी है। क्या तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे घर चलोगी? मेरी माँ तुम्हें बहुत प्यार देगी। नहीं आर्यन, ये मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। मेरा वजूद इस जंगल से जुड़ा है। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैंने तो अपना दिल तुम्हें ले दिया है। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ आर्यन, पर एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमारे बीच खड़ी है। अगर मैं तुम्हारे घर गई तो रोशनी मुझे खत्म कर देगी। मैं सिर्फ शाम की परछाइयों में ही जीवित रह सकती हूँ। मैं तुम्हारी हर मुसीबत झेल लूंगा तारा। बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैं कल रात तुम्हें लेने आऊंगा। आज पूर्णिमा की रात है। आसमान में चांद अपने पूरे आकार में चमक रहा है। पूरा जंगल सफेद रोशनी में नहाया हुआ है। पर इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छिपा है। आर्यन आज तारा को अपने घर ले जाने के इरादे से जंगल के केंद्र में पहुंचा है। तारा, देखो आज की रात कितनी हसीन है। आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले जाऊंगा। मैंने घर सजाया है, माँ ने तुम्हारे लिए पकवान बनाए हैं। चलो तारा, अब और इंतजार नहीं होता। नहीं आर्यन, रुक जाओ, आगे मत आओ। आज की रात कयामत की रात है। देखो आसमान की ओर, वो चांद, वो मेरा दुश्मन है। चांद दुश्मन? तुम क्या कह रही हो तारा? चांदनी तो प्यार का प्रतीक होती है। बाहर आओ, देखो ये रोशनी तुम्हारे चेहरे पर कितनी खिलेगी। नहीं, अगर उस चांद की एक भी किरण मेरे शरीर को छुएगी तो मैं वो बन जाऊंगी जिसे पूरी दुनिया नफरत करती है। आर्यन, तुम चले जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, पर मैं तुम्हें अपनी असलियत दिखाकर डराना भी नहीं चाहती। तारा, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी परछाई से नहीं। अगर तुम कोई राज छुपा रही हो तो आज उसे सामने आने दो। मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं कि किसी सच्चाई से डर जाए। बाहर आओ तारा, ये मेरा हुक्म है और मेरी विनती भी। जैसे ही तारा झाड़ियों से बाहर निकलती है, चांद की एक सीधी किरण उसके माथे पर पड़ती है। अचानक बिजली कड़कती है और तारा का शरीर नीली रोशनी से चमकने लगता है। उसके पैर आपस में जुड़ने लगते हैं और उसकी खाल पर सुनहरे तराजू उभरने लगते हैं। आर्यन की आंखों के सामने उसकी सुंदर तारा एक विशाल और तेजस्वी नागिन में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है? तारा, क्या ये तुम हो? हाँ आर्यन, यही मेरा असली रूप है। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। एक प्राचीन श्राप की वजह से मैं दिन में नाग और रात में इंसान बनती हूँ, पर पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी मुझे मेरे असली रूप में ले आती है। अब बताओ, क्या तुम एक नागिन को अपनी पत्नी बनाओगे? क्या तुम मुझे अपने गांव ले जाओगे जहां लोग मुझे देखते ही मार देंगे? नहीं तारा, मैं नहीं भागूंगा। अगर तुम नागिन हो तो तुम मेरी नागिन हो। अगर तुम पत्थर होती तो मैं पत्थर से प्यार करता। मेरा प्रेम तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी उस रूह से है जिसने मेरी डूबती जिंदगी को सहारा दिया। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूं। जैसे ही आर्यन नागिन रूपी तारा को गले लगाता है, पूरा जंगल एक तेज सुनहरी रोशनी से भर जाता है। जमीन फटने लगती है और नागों के राजा साक्षात नागराज प्रकट होते हैं। उनके गले में मणियां चमक रही हैं और उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली है। रुक जाओ मानव, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे छू रहे हो? ये एक नागिन है
जिसके एक दंश से पूरा गांव खत्म हो सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? महाराज, डर उसे लगता है जिसके मन में खोट हो। तारा ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने तो दूसरों की जान बचाई है। अगर उसे सजा मिलनी चाहिए तो मुझे भी मिले, क्योंकि मेरा दिल भी अब एक नागिन के पास है। अद्भुत। सदियों बीत गए पर मैंने ऐसा निस्वार्थ प्रेम नहीं देखा। तारा, तुम्हें याद है, इस श्राप का अंत केवल तभी हो सकता था जब कोई इंसान तुम्हें तुम्हारे असली रूप में स्वीकार करे और तुम्हारे लिए अपना बलिदान देने को तैयार हो। महाराज, आर्यन ने वो कर दिखाया, पर मैं इसे संकट में नहीं डालना चाहती। आर्यन की सच्चाई और तुम्हारे बलिदान ने इस श्राप की बेड़ियां काट दी है। आज से मैं तुम्हें इस नाग योनि से मुक्त करता हूं। तारा, अब तुम कोई इच्छाधारी नागिन नहीं, बल्कि एक साधारण मानव कन्या हो। तुम दिन के उजाले में भी आर्यन के साथ रह सकोगी। नागराज अपना हाथ उठाते हैं और एक दिव्य रोशनी तारा पर पड़ती है। वो वापस अपने सुंदर मानवीय रूप में आ जाती है, लेकिन इस बार उसके मन में कोई डर नहीं था। उसके सिर से वो नागिन का चिन्ह हमेशा के लिए मिट चुका था। सूरज की पहली किरण निकलने वाली है। आर्यन और तारा हाथ पकड़कर गांव की ओर बढ़ रहे हैं। अब उन्हें छुपने की जरूरत नहीं है। देखो तारा, सूरज निकल रहा है और तुम अभी भी वैसी ही सुंदर हो। अब तुम मेरे घर की रोशनी बनोगी। ये सब तुम्हारे विश्वास की वजह से हुआ है आर्यन। तुमने मुझे खुद से मिला दिया। आ गई मेरी बहू। आर्यन ने मुझे सब बता दिया था। बेटा, रूप चाहे जो भी हो, तेरा मन पवित्र है। इस घर में तेरा स्वागत है। आर्यन बेटा, हमें माफ करना। हम तो सिर्फ डर के साए में जी रहे थे, पर तूने साबित कर दिया कि प्यार हर डर से बड़ा होता है। आज से ये गांव तारा का भी है। आर्यन और तारा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। आर्यन ने उस खजाने का इस्तेमाल गांव के स्कूल और अस्पताल बनवाने में किया। तारा, जो कभी जंगल की गहराई में अकेली रहती थी, अब गांव की सबसे चहेती सदस्य थी। उनका जीवन प्रेम, त्याग और सच्चाई की एक ऐसी मिसाल बन गया जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखेंगी। हेलो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, जरा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वो बहुत खुश है। मुझे सच में जानने की बहुत उत्सुकता है कि हमारी ये कहानी आखिर कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है। कौन-कौन से शहर, कौन-कौन से गांव और किन-किन लोगों तक। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बहुत बड़ी खुशी देगा और हमें आगे और अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा भी देगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।